यार मैं एक्चुअली जब छोटा था ना तो मैं सोचता था, 5-6 साल का था कुछ, कि यार मैं इस पृथ्वी पे क्यों आया, क्या रीज़न था मुझे इस पृथ्वी पे अवतार लेने का। फिर जब 7-8 साल का हो गया तब समझ में आया कि घर वालों ने मुझे पैदा ही इसलिए किया था ताकि मैं मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों को बता सकूं कि अंकल जी, आंटी जी, आपका फ़ोन आया है। मतलब हम 5 भाई बहन में से मैं इसलिए हुआ केवल ताकि मैं मोहल्ले मोहल्ले जाके बता सकूं कि आपका फ़ोन आया है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत, सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया। तो सरकार मैं बात कर रहा हूं आपसे 1980s की, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था। तो उस समय की बात कर रहे हैं। मैं मतलब मेरे परिवार का 5वां सदस्य था, 5वां मतलब 5वां बच्चा था, ठीक है। और मेरे होने का पर्पस ही यही था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर वालों ने शायद मुझे इसलिए पैदा किया था ताकि जो मेरे से बड़े वाले थे उन्होंने मना कर दिया होगा कि हम नहीं जाएंगे कहीं पे बोलने कि फ़ोन आया है आपका। मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ 1984-85 की, जब हमारे पूरे मोहल्ले में पहले तो मोहल्ले चलते थे, टाउनशिप और ये सोसाइटी से चलती नहीं थी, तो पूरे मोहल्ले में कुल मिला के 4 या 5 फ़ोन हुआ करते थे और उसमें से एक हमारे घर पे था। मैं कई बार कोसता था कि क्यों लगवा लिया फ़ोन, मतलब मुझे काहे के लिए रखा है, सिर्फ यही करने कि मेरे घर पे फ़ोन आया किसी गुप्ता जी का और गुप्ता जी के यहाँ जाके मुझे बोलना है कि आंटी आपके यहाँ का फ़ोन आया है। अच्छा, फ़ोन भी क्या आते थे वो बताऊँ, कि आपके यहाँ ये मर गए हैं या आपकी इनकी तबीयत खराब है, अंतिम सांसें गिन रहे हैं, या इनके यहाँ बच्चा हो गया है, दैट्स इट। क्योंकि क्लियर था कि भाई मेरा फ़ोन है, मेरे घर पे लगा है, तो मेरे यहाँ पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, आपका कोई फ़ोन आएगा तो स्वाभाविक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो तभी आए, ऐसा कोई टाइम पास के लिए फ़ोन नहीं आएगा आपका। सिंसियरली इन 1980s, 81, 82, 84 समथिंग यही माहौल था। पूरे पूरे मोहल्ले में जहाँ पे 500-500 घर होते थे, 4 या 5 फ़ोन लगे होते थे और हम बड़े रईस लोग हुआ करते थे, क्योंकि हम अगर गुस्सा हो जाएं तो सूचना कैसे मिलेगी, और ख़ासतौर से मैं, क्योंकि मैं ही तो जाता था लोगों को सूचनाएं देने कि आपका फ़ोन आया है। तो मेरे साथ तो विशेष प्रेम था लोगों का, बढ़िया बढ़िया नाश्ते करवाए जाते थे, कई बार टॉफ़ी दे दी जाती थी ताकि मैं चिढ़ ना जाऊँ उनके ऊपर। हमारे पूरे मोहल्ले में सिर्फ 5 फ़ोन, उनमें से एक मेरे घर पे, और उस फ़ोन का रोल क्या कि वो कम्युनिकेटर था पूरे मोहल्ले का, यानी आप सोच लो प्रत्येक 100 घर पर एक फ़ोन। तो जो फ़ोन वाली बात है, सर हम आज कर क्यों रहे हैं, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ उस ज़माने की। उस ज़माने में टेलीफोन का मतलब होता था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, यानी अगर आपको टेलीफोन लगवाना है, वो लाल वाला गर्रा, कबीर है स्पीकिंग, हाँ, तो वो लाल गर्रा पूरे से घुमाओ, बड़ा मजा आता था उसमें, फिर कहीं गलत हो जाए तो फिर काटो, ऐसे 1.5 किलो का उसका वो रिसीवर, कि फीलिंग आती थी कि हाँ अपन कुछ बड़े लोग हैं, है ना, भारी काम कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इट वॉज द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भारत में टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करता था। लोकल करना है तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और अगर इंटरनेशनल बात करना है तो उसके लिए था विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL, ठीक है। तो अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन था ये एकदम रईसी में था, क्योंकि भारत में अगर किसी को भी टेलीफोन कनेक्शन चाहिए तो साहब इस मंदिर में आके माथा टेकना पड़ेगा और पूरे दंडवत प्रणाम करके उनको बोलना पड़ेगा कि मालिक टेलीफोन लगवा दो ना यार। तो वो बोलते कि ठीक है एप्लीकेशन दे दो, क्या करो एप्लीकेशन दे दो। मान लो मैंने एप्लीकेशन दी 1 जनवरी 1985 को, तो फिर हमने पूछा सर एप्लीकेशन तो दे देते हैं, डिपॉजिट भी जमा कर देते हैं, डिपॉजिट लगता था, डिपॉजिट, हाँ डिपॉजिट, ठीक है, और डिपॉजिट भी जमा कर देते हैं सर, बस एक बार बता दो मालिक कनेक्शन कब लगेगा। तो बोलते थे ठीक है आपको हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा जल्दी कनेक्शन लगवा दें। तो हमने पूछा मालिक कब लग जाएगा, तो बोले कनेक्शन लग जाएगा सर आपके 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर, एग्जैक्टली आपने सही सुना है, 6 महीने के अंदर, वो भी तब जब आपकी फेंक फाक हो, कोई अच्छे रिलेशनशिप हो, थोड़ी सी राजनीतिक पकड़ हो, आप समाज के बड़े रेप्यूटेड पर्सन हो, लोग अगर आपको जानते हो, तब 6 महीने में कनेक्शन लगेगा। आम आदमी की तो कोई सुनवाई नहीं थी, लगा दो एप्लीकेशन। पहली बात तो आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, हर कोई टेलीफोन लगवाते नहीं था। अगर लगवाना इतना ही आसान होता तो मोहल्ले में मुझे
काय के लिए अपॉइंट किया जाता कि तुझे लोगों को सूचना देने जाना है। फिर तो 6-6 महीने में कनेक्शन लगता था। डिपॉजिट के नाम पर ज्यादा नहीं, कुछ 1500 रुपये जमा करने होते थे। 1500 में कौन सी दम है? 1500 में कौन सी दम है? तो सरकार 20 साल इस अभी चल रहे हैं अपने, है ना, 20-21 साल ये हो गए, और 15 साल 36 साल पहले 1500 रुपये आज के 15,000 से भी ज्यादा है। तो उस समय वंस अपॉन ए टाइम, जब आप तो पैदा ही नहीं हुए थे, पता नहीं कहां थे, मैं पैदा हो गया था, और पैदा किया किस लिए गया था वही समझ में आ गया था। तो 1500 रुपये उस समय डिपॉजिट लगता था। अप्लाई किया तो 6 महीने के अंदर मिनिमम टाइम लगता था कनेक्शन के लिए। डिपॉजिट 1500 रुपये। अच्छा, चार्जेस क्या होते थे? कुछ आइडिया? बोले हाँ, चार्जेस चलते थे एक पल्स। पल्स मतलब वो कैंडी वाली नहीं, हाँ, पल्स के लिए कुछ भी करेगा नहीं। तो जो एक पल्स थी वो होती थी 180 सेकेंड्स की। अब आपने अगर फोन लगाया और इतना भी बोला कबीरा स्पीकिंग, कबीरा स्पीकिंग, तो भी उसके बाद रख दिया, तो भी आपको एक पल्स काउंट होती थी, और वो एक पल्स पड़ती थी आपकी 3 रुपए की। यस, 3 रुपए की एक पल्स। ठीक है, अब आपने 1 सेकंड बात करी तो भी 3 रुपए ही लगना है। अच्छा, मंथली मिनिमम बिल कुछ आता था? हाँ सर, बिल्कुल आता था। मंथली मिनिमम बिल आता था करीबन 200 रुपए का। ठीक है, और इन शर्तों के अनुसार आपका काम चलता था। यहां पर अगर कभी सर्विस रिक्वेस्ट आ जाए तो, सर्विस रिक्वेस्ट मतलब अरे कभी फोन खराब हो जाए, कर कर काई कू आने लगे, हेरा फेरी, स्टार गैरेज की बजाय स्टार फिशरीज पे नंबर लगाना था कबीरा को, तेरी पोती को किडनैप कर लिया है, 10 लाख रुपए, हाँ, तो वो कर कर कू का कुछ आने लगे, और आपने फोन लगाया शिकायत के लिए कि सर वो फोन कुछ गड़बड़ है, फोन डेड हो गया है। बोलते ठीक है, भिजवाते हैं। सर कितने दिन में ठीक हो जाएगा? सर मिनिमम 15 से 20 दिन में आपका फोन ठीक हो जाएगा, तब तक काम चलाओ। सर डेड है, हाँ तो भी काम चलाओ, उसको देख के खुश हो कि तुम्हारे घर में फोन है। एकदम ड्राइंग रूम में बीच में रखो ताकि कोई भी आए तो देख के जाए, अरे ये तो रईस आदमी है, इसके घर पे तो फोन है, और तुरंत फोन नंबर भी ले लो। क्यों, आपका फोन नंबर क्या है? तो हम लोग छुपाते थे, अरे कोई देख ना ले। और लेकिन समस्या एक बड़ी थी, एक डायरेक्टरी करके चीज आती थी, और वो शहर भर में बढ़ती थी। तो लोग बाग अपने जान पहचान वालों के नंबर ढूंढ ढूंढ के लिख लेते थे कि हाँ ये जैन साहब का नंबर है, कभी जरूरत पड़ी तो अपने रिश्तेदारों में बांट दो, इमरजेंसी हुई तो अपने को सूचना मिल जाएगी। छोटा सा शहर भाई, 4-5 किलोमीटर की रेडियस में पूरा शहर खत्म हो गया। तो पता पड़ा जो 2 किलोमीटर दूर रहते थे उन्होंने भी हमारा नंबर दे दिया है। सीरियसली दिस हैपन्स। अब ये जो कंडीशन है जरा विजुलाइज करो कैसी है, क्यों ऐसा हो रहा था। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के लोग इतने ठरकी नहीं बोलते, सनकी, रूड, इतने ईगो वाले क्यों होते थे? तो आंसर बहुत सिंपल है। आंसर यह है सरकार कि उस समय इनकी चलती थी मोनोपोली। अगर आपको टेलीफोन लगवाना है तो इनको मत्था टेकना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपका काम इनसे चलेगा। तो इनकी थोड़ी सी एकदम, जैसे हमारे एमपी में अभी भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वो एमपीईबी ही देती है, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। आप उनसे ज़्यादा झगड़ा नहीं कर सकते। लॉकडाउन जब हुआ था अर्लियर कुछ 20 में, तो वहाँ पर मेरे घर का बिल आया था 3 महीने का 39,000 रुपीज़, और मुझे झक मार के देना पड़ा क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता। वो बोलते हैं पहले पैसे जमा करो, उसके बाद तुम्हारी शिकायत सुनेंगे, और शिकायत सुनी और बोलते सही है, मैं लड़ लूँ, कुछ भी कर लूँ, बिल नहीं दूंगा, वो काट के चले जाएंगे कनेक्शन, और फिर बोलेंगे आपका कट गया। अब क्या कर लोगे आप, क्योंकि लाइट तो उनसे चाहिए। सेम रूल यहां पे लगता था। अब उसके बाद 92-93 में जब नरसिंह राव जी की सरकार आई और थोड़ा सा लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, और प्राइवेट ऑपरेटर्स को भारत में काम करने की परमिशन मिली, तो हमारे एमपी में पहला जो प्राइवेट ऑपरेटर था वो था टचटेल। और ये टचटेल क्या था? बेसिकली एयरटेल का सब्सिडरी कंपनी। एयरटेल क्या है? सिंगापुर की कंपनी थी, उसका इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। तो ये जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी जिसने इंडिया में टचटेल के नाम से सुनील भारती मित्तल के साथ टाई अप करा और ये सर्विस लॉन्च करी, तो उसके बाद से
हमारे ही मोहल्ले में कम से कम 1-2 महीने में इस अनाउंसमेंट के बाद करीबन 50 फ़ोन लग गए। अब हमारे मोहल्ले में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो गया। अब किसी परिवार को फ़ोन लगवाने के बाद एक नए सदस्य को पैदा नहीं करना पड़ता था, क्योंकि अब फ़ोन लगना शुरू हो गए थे। और धीरे धीरे कंपटीशन चालू हुआ तो इनकी थोड़ी सी अकल ठिकाने आई, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन 15 दिन में लग जाता था। आज अप्लाई करो, 15 दिन में डन। डिपॉजिट के नाम पे कुछ 500 रुपये डिपॉजिट लिए थे इन्होंने, मुझे इतना उड़ते उड़ते से याद है। अब छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, समझो ना यार। चार्जेस भी इनके पर मिनट थे, जो पर पल्स 3 मिनट की थी उन्होंने पर मिनट कर दी। भाई कॉम्पिटेटिव है ना। मंथली मिनिमम भी इनका 200 ही था, इन्होंने उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। बोले जिसकी मजबूरी वो आएगा मेरे पास। और सर्विस रिक्वेस्ट विद इन अ वीक ठीक हो जाती थी। तो जैसे ही ये मार्केट में आए, अब हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वो भी कंपनी में कन्वर्ट हो गया और बन गया क्या, BSNL। क्या बना, बोले BSNL। BSNL का मतलब होता है भूले से ना लेना। उसके नाम में लिखा है भूले से ना लेना, क्योंकि एक बार ले लिया तो फिर तो भगवान ही आपकी रक्षा करेगा। हाँ, हालांकि एक बात सही भी है कि इंटीरियर में आज भी इसी की पकड़ बहुत जबरदस्त है। इसके नेटवर्क, इसका सिस्टम सेटअप सब कब से चल रहा है, सालों से चल रहा है। 35, 40, 50 साल हो गए चलते चलते। तो डेफिनेटली इनका सेटअप बहुत अच्छा है, इंटीरियर तक इनकी पकड़ है। लेकिन अगर हम बात करें शहरों की, बड़े शहरों की, तो वहां तो इनकी औकात खत्म हो गई। तो अब जैसे ही ये दौर आया, प्राइवेटाइजेशन आया, नए नए प्लेयर मार्केट में आए, उसके बाद चीजें कस्टमर के फेवर में होना शुरू हो गई। जहां पहले ये कंपनी जूते की नोक पे रखती थी, आज ऐसे मोड में आ गई। आपका स्वागत है, आइए कनेक्शन लीजिए। और नए नए ऐड चालू हो गए। दीपिका पादुकोण आती है, हिंदुस्तान बोल रहा है, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। पहले तुम्हारी सुननी नहीं है, चुपचाप से जाओ, हमारी जब इच्छा होगी तब हम आपको कनेक्शन देंगे, हमारी जब इच्छा होगी तब आपका फोन सुधारेंगे। चार्जेस यही हैं, चाहिए तो लो, नहीं तो निकल। हाँ, नहीं तो निकल, क्योंकि लाइन लगा के 20 लोग और खड़े हैं। तो ऐसा सिनेरियो उस समय था। अब जरा इस सिनेरियो को आज पे लाके देखो। आज आप बोलते हो सर कनेक्शन लेना है, बोले ओहो क्या बात है। ये 1990s का दौर था, है ना, जब ट्रस्टेल आया। फिर आज हम बात करें 2020 की, तो आज हमारे सामने मार्केट में पहली बात तो डब्बे बंदी हो गए लगभग। ठीक है, अब तो जो कंपनीज हैं, जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सिर्फ वो अपने डब्बा लगवाते हैं, बाकी तो कोई डब्बा लगवाते ही नहीं है। आजकल तो मोबाइल है, और मोबाइल में कौन कौन है, जियो है, एयरटेल है, BSNL है ना, और VI है। VI मतलब हाँ वही आइडिया और किसका जॉइंट वेंचर था, वोडाफोन का। आज अगर आपको कनेक्शन चाहिए तो क्या बोलते हो, कनेक्शन होता है साहब इमीडिएट। बस आपको करना क्या है, अपना अंगूठा लगाना है। दुनिया वापस से घूम के अंगूठे पे आ गई। बहुत पढ़े लिखे बन रहे थे, घूम फिर के आए कहाँ पे, बोले अंगूठे पे। हाँ, तो अंगूठा लगाओ और कनेक्शन ले जाओ। फिर सरकार डिपॉजिट, बोले सर कोई डिपॉजिट नहीं है, रिचार्ज होता है और पोस्टपेड होता है। 199 पर मंथ में तो आप जीवन के मजे ले लो। अनलिमिटेड कॉलिंग ऑन सेम नेटवर्क, है ना। हाँ सर। फिर इसके बाद सर 1.5 GB डेली डेटा। मतलब आदमी सुबह उठ के सबसे पहले तो यही सोचता है कि आज ये 1.5 GB खर्च कहाँ करूंगा, और आप लोगों को पता है आप कहाँ खर्च करते हो, है ना। ठीक है, इसके बाद आपके 100 SMS फ्री रोज के। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सारी सुविधाएं आपको सिर्फ कितने मिल रही हैं, 199 रुपए पर मंथ में। अगर आपका फोन खराब हो जाए तो आप तो ऐसे बात करते हो कि मुकेश भाई खुद आके तुम्हारा फोन ठीक करेगा, नहीं तो मतलब इमीडिएटली मोटा भाई आके खुद आपका फोन सुधारेंगे। अरे वो मूवी आई थी ना, ओ माय गॉड, कि भाई आपके अगर लाइट खराब हो गई तो क्या आप अनिल अंबानी को फोन लगाओगे, ए अनिल भाई अभी जो मेरे लाइट खाली गई है। अरे नहीं बाबा, आपका लेकिन एटीट्यूड कैसा हो गया है कि यस आई एम द बॉस, आई एम द किंग। ये सब सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये डिफरेंस जो आ रहा है वो आया क्यों, सबसे बड़ा रीजन ये डिफरेंस जो आया, उसके पीछे रीजन क्या है ये सोचना है। तो सरकार बहुत सिंपल सी तो बात है, यहां पर
था मोनोपोली मार्केट और यहां परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? कस्टमर इज द किंग, कस्टमर राजा है और उसके हिसाब से चीजें चलेंगी। अब सारे सर्विस प्रोवाइडर, सारे मैन्युफैक्चरर उस कस्टमर को रिझाने में लगे हुए हैं, उस राजा को कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि महाराज, सरकार, आप ही हमारे सब कुछ हो, बताओ आपको क्या चाहिए, हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। ये देखो, ये जो लोग ने गंदे हैं, मैं अच्छा हूं, मैं आपको ज्यादा अच्छी सर्विस दूंगा। तो बोलो बोले नहीं नहीं महाराज, मैं अच्छा हूं, मैं आपको अच्छी सर्विस दूंगा। और महाराज बोल रहे ठीक है, देखते हैं, अभी शांत बैठो। यही फीलिंग आती है। और जब 1985 1986 की बात चलती थी तो वहां पर क्या होता था कि मालिक अपन यूं दंडवत प्रणाम करते हुए जाते थे, प्रभु टेलीफोन कनेक्शन दे दो, आपका बहुत एहसान होगा। यानी वो पैसे भी आपसे ले रहा है, सेवाएं भी आपको अपनी शर्तों में दे रहा है और आप उससे ऐसे हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं। तो अंतर से प्रत्याशा है कि उस समय एक ही बंदा था, एक ही ऑर्गेनाइजेशन था जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। तो उसका हिसाब सिंपल था कि देखो भैया, ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरा प्रॉफिट है जो मैं आपसे कमाऊंगा। हम बोल रहे हैं साहब, ये जो कॉस्ट है ना आपकी, इसमें बहुत वेस्टेज हो रहा है, इसमें बहुत अननेसेसरी बर्बादी हो रही है। तुम्हारे यहां एक काम 4 लोग करते हैं, वो भी ठीक नहीं करते, तुम इसको कम कर सकते हो। बोले हट, कैसी बातें कर रहा है? हम तय करेंगे कि एक काम को 4 लोग करेंगे, 6 करेंगे, 10 करेंगे, या कोई नहीं करेगा, हम तय करेंगे। बिल्कुल, यही हमारी कॉस्ट है। सर ये ज्यादा है, हाँ है, तो सेवाएं चाहिए क्या? अरे मालिक चाहिए ना, कैसी बातें कर रहे हो, आपसे तो सेवाएं चाहिए। हाँ तो फिर ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारा प्रॉफिट है, हम कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? ठीक है, और ये हमारी सेल प्राइस है कि भैया आपको ये माल 120 में मिलेगा, मतलब मिलेगा। अब जिसको चाहिए वो आ जाए और जिसको नहीं चाहिए, वो जरा दफा तो हो जाए। क्या बोलते हैं? निकल। हाँ, पहली फुर्सत में निकल। तो अब ये किसने डिसाइड किया? कंपनी डिसाइडेड। इस सिनेरियो में कंपनी को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो अकेला राजा था, उस समय कोई उसको टोकने वाला नहीं था। तो वेस्टेज हो रही तो होने दो, कॉस्ट का लीकेज है तो होने दो, रेवेन्यू बर्बाद हो रहा है तो होने दो, क्योंकि हम अकेले राजा हैं, हम सब कुछ अपने कस्टमर से रिकवर कर लेंगे। ये बिल्कुल वही बात हो गई, भल्लाल देव ने जनता से सोना छोड़ा छोड़ा के अपनी मूर्ति बना डाली, कोई कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो अकेला राजा था। लेकिन अगर उसी के आने से पहले कंपटीशन की बात कर रहे थे, हाँ, अमरेंद्र बाहुबली और भल्लाल, तो जब वहां कंपटीशन था तो चीजें कहीं ना कहीं सब चीजें ध्यान में रखना पड़ रही थी। तो बिल्कुल यहां पे वही बात है ना यार, कंपटीशन जब तक नहीं है तब तक मैं राजा हूं। और जैसे ही कंपटीशन आ गया, अब सरकार सेलिंग प्राइस इज नाउ मार्केट ड्रिवन। आप मार्केट से हटके एक ज्यादा पैसा चार्ज करके तो दिखाओ। एक पैसा भी अगर आप चार्ज करोगे, कस्टमर 1 मिनट लगाएगा और स्विच ओवर कर लेगा दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पर, स्विच ओवर कर लेगा दूसरे मैन्युफैक्चरर पर, उसे आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लगाव नहीं है। वो बोल रहा है कि साहब ये प्राइस है सर्विस की, ये प्राइस है प्रोडक्ट की, और मैं इतनी ही प्राइस पे करूंगा, इसमें ना 1 रुपए कम ना 1 रुपए ज्यादा। हाँ, कम चाहो तो ऑफर कर दो, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा आपके पास, और अगर किसी और ने कम प्राइस ऑफर करी तो भाग के उसके पास भी जाऊंगा, क्योंकि मुझे अंतर नहीं पड़ रहा। तुम लोगों ने मेरा खूब खून चूसा। हमारे बाप दादा बताते हैं कि हमें बहुत परेशान किया गया था, हमें बहुत प्रताड़ित किया गया था। आज हम चुन चुन के बदला लेंगे, बिल्कुल चुन चुन के बदला लेंगे। और बदला क्या लेंगे? सिंपल बात है, तुम्हें माल बेचना है और तुम ज्यादा लोग हो, और मैं अब चूज कर रहा हूं कि मुझे किससे सेवाएं लेना है। तो अब जो सेलिंग प्राइस है मालिक, वो हो गई है मार्केट ड्रिवन, और मार्केट तय करेगा कि प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या होगी। अगर आपने उस सेलिंग प्राइस से 1 रुपए भी ज्यादा रखा तो यू विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम द मार्केट। कोई आपकी सर्विसेज लेगा ही नहीं, कोई आपका प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। अच्छा, हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की, कॉर्पोरेट हाउस की। और कंपनी कौन है सर? हमने पढ़ा है ना बचपन से, बचपन मतलब 11 से 12 से, कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। उसका एक अलग वैधानिक स्टैट्यूटरी अस्तित्व होता है, एग्जिस्टेंस होता है, जो उसके मेंबर से अलग है। तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी नहीं, आर्टिफिशियली बॉडी लोगों से पैसा ले रही है, और ये पैसा लिया जा रहा है इन द नेम ऑफ शेयर होल्डर।
इन द नेम ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, इन द नेम ऑफ फाइनेंशियरीज। आप कितने भी सारे ग्रुप्स देख लो, जितने चाहे उतने देख लो, रिलायंस बिलोंग्स टू अंबानीज, आदित्य बिरला ग्रुप बिलोंग्स टू आदित्य बिरला जी, टाटा बिलोंग्स टू टाटा सन्स, किंगफिशर बिलोंग्स टू मालिया जी। तो मतलब ऑल टुगेदर ये जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो सब किसी एक फैमिली के ग्रुप को बिलोंग करते हैं। यानी एक्चुअली देखा जाए तो वो उस कंपनी के मालिक हैं, और बाकी लोग जो शेयर होल्डर हैं, जो लीगली अपने आप को मेंबर बोल रहे हैं, एक्चुअली वो मेंबर नहीं है, सिर्फ बोलने को मेंबर है। उन्होंने ज्यादा रिस्क उठाई है ताकि वो ज्यादा रिटर्न एंजॉय कर सके। बाकी दे आर प्योरली एन इन्वेस्टर, जो ज्यादा रिस्क उठा रहा है वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, जो थोड़ी कम रिस्क उठा रहा है वो प्रेफरेंस में इन्वेस्ट कर रहा है, जो थोड़ी और कम रिस्क उठाना चाहता है वो बॉन्ड्स डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करता है। यानी कुल मिलाकर ये सारे लोग इन्वेस्टर हैं एक्सेप्ट दैट फैमिली, बाकी सब इन्वेस्टर हैं। और हम लोगों ने बीइंग द इन्वेस्टर ये पैसा उन कंपनीज को क्यों दिया है? तो सिंपल रीजन है कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा के कमाई कर रहा हूं, अब कमाई के बाद जो मेरा सरप्लस बच रहा है या तो मैं उसको एफडी में चला दूं जहां पे 5, 6, 7% ब्याज मिले, या अगर मैं थोड़ी रिस्क उठाने की स्थिति में हूं तो मैं इन्वेस्ट करूं कंपनीज के शेयर में। अब मैं आपके सामने जो बंदा खड़ा है कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है साहब, वो 13 कंपनियों का मालिक है, 13 कंपनियों का मालिक है। मुकेश भाई मेरा पार्टनर है, आदित्य बिरला मेरा पार्टनर है, अपने रतन टाटा साहब भी मेरे पार्टनर है। हाँ मजाक नहीं कर रहा। ये मुकेश भाई बार बार बुलाते मोटा भाई अभी जाओ जामनगर में अपन मीटिंग करेंगे। मैं बोलता हूँ नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो बच्चों को पढ़ाना है और मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है। मुकेश भाई तुम संभालो ना यार, तुम्हें काहे के लिए रखा है वहां पे, तुम संभालो, रिलायंस तुम चलाओ, बस मेरे पैसे को अच्छे से यूज करना और मुझे टाइम पे रिटर्न दे देना। दैट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ माई इन्वेस्टमेंट। तो भैया मैं लीगली भली कंपनी का मालिक हूं, लेकिन असल में आई एम नॉट द मालिक, आई एम जस्ट एन इन्वेस्टर। वो बोलते हैं ना अवेयरनेस डे में आई एम जस्ट अ स्टूपिड कॉमन मैन, तो यहां पर भी मैं बोल सकता हूं आई एम जस्ट एन स्टूपिड इन्वेस्टर, क्योंकि चलना मेरी है ही नहीं। ये मुकेश भाई बार बार बुलाते हैं कि अभी जाओ। अब जिस दिन जाऊंगा उस दिन इज्जत खराब हो जाएगी, क्योंकि वहां पे बोलूंगा मुकेश भाई ये कर लो ना, मुकेश भाई बोलेंगे चुप बैठ। बोलूंगा मुकेश भाई मैं मालिक हूं कंपनी का, मैं भी शेयर होल्डर हूं, तो मुकेश भाई बोलेंगे हाँ बिल्कुल शेयर होल्डर है, कितने शेयर है तेरे पास? मैंने बोला सर मेरे पास मालूम है 1000 शेयर है रिलायंस के। बोले वाह गुड, पता है तो रिलायंस के शेयर कितने हैं? 780 करोड़ शेयर। 780 करोड़ शेयर है रिलायंस के, और उसमें से तेरे पास कितने अनुभव जैन? बोले 1000। अगर अभी कैलकुलेटर चलाएगा ना तो परसेंटेज चौथे या 5वें डेसिमल पे दिखेगा अपने आप को। इसलिए मुझे पता है कि मेरी कोई इज्जत नहीं है वहां पे, मैं कोई भी सजेशन दूंगा तो चलेगा थोड़ी, चलना तो वहां पे मोटा भाई की है, जहां से वो खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन लगना चालू हो जाती है। हाँ ऐसा होता है, तो इसलिए अपन जाते नहीं है। तो अपन कौन है? प्योरली एन इन्वेस्टर, दैट्स इट। और हम अपने को वही बने रहना है, अपन उसमें खुश हैं। बीइंग एन इन्वेस्टर मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है? सिंपल, मैंने जो पैसा कंपनी को दिया है, कंपनी उस पैसे का अच्छा उपयोग करे, कमाए, ग्रोथ में इन्वेस्ट करे, और टाइम पर मुझे भी अच्छा फील कराने के लिए डिविडेंड बांटती रहे। अगर ये सब हो रहा है और मुझे मेरे रिटर्न्स प्रॉपरली मिल रहे हैं, मेरे एक्सपेक्टेड रिटर्न मुझे मिल रहे हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिटर्न मुझे मिल रहे हैं, तो आई विल कंटिन्यू माई रिलेशनशिप विद दैट कंपनी। अदरवाइज सिंपल बात है, थिंग्स आर नॉट वर्किंग एनी मोर, तलाक तलाक तलाक, सिंपल। तो अब जितनी कंपनीज की बात कर रहा हूं उनमें इन्वेस्टर्स हैं, और इन्वेस्टर्स को चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न, और अगर आप वो रिटर्न उनको नहीं दे रहे हैं तो दे विल इमीडिएटली लीव द कंपनी। उनका भी कोई इमोशनल कंपनी से कोई कांटेक्ट नहीं है, दे आर नॉट एट ऑल इमोशनल, दे आर एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल आजकल जैसे। फिर उस केस में अगर आप रिटर्न दे रहे हैं तो कंपनी के साथ हम जुड़े हैं, अपना पैसा आपको यूज करने दे रहे हैं। जिस दिन आपने मुझे मेरे रिटर्न सेटिस्फाई करना बंद कर दिए, मैं उसी दिन अपना पैसा बाहर निकालूंगा और कोई ऐसी कंपनी ढूंढूंगा जो मेरा टारगेट रिटर्न सेटिस्फाई कर रही है। तुमको भी कोई मेरे से इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, हाँ तो मुझे भी नहीं है। मुकेश भाई जानता है कि मुझको, मैं उसका पार्टनर हूं, मैंने पैसे दिए उसको यूज करने के लिए। आज तक कभी वो बोलेगा अनुभव भाई? नहीं बोलेगा ना, उसको तो मेरा नाम तक नहीं पता। और मैं फिर क्यों उससे इमोशनल हूं? मेरा मोटा भाई। हट, काय का मोटा भाई? तो अब क्या करें? सिंपल बात है, मुझे अपने इन्वेस्टमेंट में रिटर्न चाहिए, और रिटर्न कंपनी लाएगी कहां से? सिंपल, लोगों को चूना लगा के, लोगों को माल बेच के, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करके। तो अब जो माल बेचेगी उसकी प्राइस तो बाजार ने तय कर दी। बाजार से अगर आप थोड़े से भी हिलोगे तो फेंक दिए जाओगे खाड़ के, तो मतलब सेलिंग प्राइस इज मार्केट ड्रिवन, और जो प्रॉफिट है वो आपको इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देना पड़ेगा।
मान लो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी को पर यूनिट 20 रुपए का प्रॉफिट कमाना अनिवार्य है। अगर इससे कम प्रॉफिट उनको दिया, इससे कम रिटर्न उनको दिए, तो दे विल लीव द कंपनी। तो अब ना तो सेलिंग प्राइस, जो 3 कंपोनेंट थे, कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स प्राइस। पुराना जमाना क्या था, सर ये मेरी कॉस्ट, ये मैं हूं, ये मेरा प्रॉफिट है और पार्टी हो रही है फिर। लेकिन अब ये सब तो चला गया, क्योंकि ये बाजार है और बाजार किसी की नहीं सुनता। बाजार में तो आपको बाजार के हिसाब से चलना पड़ेगा। जहां आपने थोड़ा सा दिशा मोड़ने की कोशिश करी, आपकी दशा दिशा सब बदल जाएगी। फिर ये हमारा प्रॉफिट है। हमारा प्रॉफिट इसलिए क्योंकि मुझको अपने इन्वेस्टर्स को भी सेटिस्फाई करना है, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा हमें यूज करने दिया है। तो ना तो मैं इसको हिला सकता ना इसको हिला सकता, किसी को भी हिलाने गया तो अपने, हाँ, सब हिल जाएंगे। तो अब बचा क्या? पहले का जमाना क्या था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। और आज का फुली कॉम्पिटिटिव जो सिनेरियो है वो है सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट। यानी पहले जहां कॉस्ट से इक्वेशन शुरू होती थी, आज कॉस्ट पे आके बैलेंसिंग फिगर में इक्वेशन समाप्त होती है। तो इसका मतलब मालूम क्या हुआ कि अब जो पहले रईसी थी, एक काम के लिए 4 बंदे रखे हैं, अब सब धुल गई, सारे जाले साफ हो गए। अरे मैं 2002 या 3 में VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड में ऑडिटर था। ऑडिटर मतलब बीइंग एन आर्टिकल, मैं वहां पे ऑडिट करने गया था और मेरे सामने ही डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था और VSNL की जो मेजर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट थी वो टाटा ग्रुप ने एक्वायर करी थी। उससे भी पहले मैं ऑडिटर था, मतलब मैंने दोनों एरा देखे। टाटा के इन्वेस्टमेंट से पहले, टाटा ने इसकी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट खरीदने से पहले जो सिनेरियो था वहां पे लिटरली होता था, अरबों रुपए पेंडिंग पड़े हैं। एक्चुअली VSNL वाज दी बेसिकली ऑपरेटर जो लोगों को कनेक्ट करता था इंटरनेशनल कॉल के लिए, और वहां से जो कॉल आती थी उनसे पैसा लेता था, यहां से जो कॉल जाती थी उनको पैसा देता था। बीच में जो एक नेटवर्क का भी बेस प्रोवाइड करवाता था। जैसे मान लो श्रीलंका है, तो श्रीलंका का अपना कुछ नहीं है, तो वो पहले VSNL को कॉल फेंकता था और VSNL उसको US में आगे बढ़ाता था। यानी ये जो श्रीलंका है ये सीधे US फोन नहीं लगा सकता था, तो यहां पर वो एज ए मीडिएटर काम करता था और इन सारी सर्विस के लिए उनको खूब करोड़ों अरबों रुपए मिलते थे। लोगों से पैसे आ रहे हैं तो आ रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, अपने पिताजी का क्या जा रहा है, दैट वाज द एटीट्यूड। और एक एक काम को करने के लिए 4 लोग लगे थे और वो भी काम ढंग से नहीं होता था। लिटरली मैं देखा ये सब। जैसे ही इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट नहीं डिसइन्वेस्टमेंट हुआ और कंट्रोलिंग पावर टाटास के पास गया, तो अब उसने धड़ाधड़ लोगों को देना शुरू किया VRS मतलब वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। यानी बोल तो रहे हैं वॉलेंटरी, लेकिन एक्चुअली दिए कंपलसरी कि निकल नहीं तो टर्मिनेट कर देंगे। तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम में जितने लोग थे फालतू, जो काम नहीं करते थे, टाइम पास कर रहे थे, उन्होंने अपने जीवन के 20-20 साल वहां पे दे दिए और कोई काम नहीं करा। कंप्यूटर चलाना नहीं आता और आप इंटरनेशनल कॉलिंग की बात कर रहे हैं। पहली फुर्सत में निकल, और जहां पहले एक काम के लिए 4 लोग थे, अब 4 काम के लिए एक बंदे को रखा और वो बंदा भी एकदम एफिशिएंसी के साथ परफेक्टली उसी दिन काम करके देता था। लिटरली ऑडिट में हम क्वेरी रेस करते थे, हम बोलते थे क्वेरी सॉल्व करो, बोले हाँ सर कर देंगे। एक हफ्ता 10 दिन निकल जाते थे। अब पूरा सिस्टम था। मैंने अपनी जो भी क्वेरी है वो डाल दी मेल, और मेल को CC डाल दिया मैनेजमेंट। अब जैसे ही क्वेरी डाली उसके 2 घंटे के अंदर तो क्वेरी रिजॉल्व हो जाती थी कि सर ये है। दैट वॉज द चेंज। क्यों आया? क्योंकि सीधी बात है, अब राजा से भिखारी हो गए और जो भिखारी था अब उसको राजा बना दिया गया। तो इस सिनेरियो में जहां पहले कोई भी कॉस्टिंग को सिंसियरली नहीं लेता था, क्योंकि जो भी मेरी कॉस्ट है मुझे क्या अंतर पड़ रहा है, कस्टमर भुगतेगा। सर ज्यादा खर्चा हो रहा है, कस्टमर भुगतेगा। वेस्टेज हो रहा है, कस्टमर भुगतेगा। आइडल टाइम है, कस्टमर भुगतेगा। स्पॉइलेज जरूरत से ज्यादा है, कस्टमर भुगतेगा। इनएफिशिएंसी है, कस्टमर भुगतेगा। यानी जो कॉस्ट है वो भले ही रीजनेबल ना हो तो भी कस्टमर भुगतेगा। प्रॉफिट हमने तय करना है, ग्रोथ करेंगे, खूब जबरदस्त करेंगे, और ये अपनी सेलिंग प्राइस। अब जिसको माल लेना है, जिसको सर्विस लेना है वो आ जाए, और नहीं तो निकल। आप सोचो ना, इस सिनेरियो में कितने लोगों ने काम किया। LIC जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, अकेला एक छत्र राज।
बैंकिंग कंपनी में सरकारी बैंक। और जैसे ही 2000 में, ईयर 2000 में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ और आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक को पहले यूटीआई बैंक बोलते थे, जब ये बाजार में आए, आईडीबीआई बैंक, तो इन्होंने होश उड़ा दिए लोगों के, होश उड़ा दिए लिटरली। दूरदर्शन हुआ करता था पहले, आज कम से कम 1000 चैनल चल रहा है और दूरदर्शन देखने वाला कोई है नहीं है। गांव गांव में भी दूरदर्शन देखने वाला कोई नहीं है। बस लॉकडाउन के दौरान रामायण देखी थी सबने लपक के, अदरवाइज कोई नहीं देख रहा। तो ये सिनेरियो पूरा चेंज कैसे हो गया? सिंपल, आपने मोनोपोली को हटा के कंपटीशन को बढ़ावा दे दिया और जैसे ही कंपटीशन बाजार में आया, लोगों के जो एक छत्र राज थे वो खत्म हो गए और अब कस्टमर राजा बन गया। तो जहां पहले किसी को कॉस्टिंग से कोई लेना देना नहीं था, आज किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्टिंग ही उसके सर्वाइवलेंस का इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया। क्योंकि अगर आपने इसमें से कोई भी एक चीज लाई, जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं 105 में माल बेचूंगा, क्यों? क्योंकि मेरी कॉस्टिंग 85 है, तो प्रॉफिट कमाऊंगा 20, तो ग्राहक नकार देगा आपको, बोलेगा साहब जब वही सफेदी वही झाग कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले। सीधी बात है, जब मुझे वो सर्विस, वो प्रोडक्ट, वो क्वालिटी 100 रुपये में मिल रही है तो मैं आपको 105 दूंगा क्यों? पागल समझ के रखा है क्या? चेहरे पे अनुभवजन लग रहा हूँ क्या? सीधी बात है, 100 में लूंगा। तो आपने अगर ये चेंज किया तो गड़बड़। अब अगर आपकी कॉस्टिंग 85 है और आपको समझ में आ गया कि बाजार से पंगा नहीं ले सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपने प्रॉफिट कम करने पड़ेंगे। अगर आपने अपने प्रॉफिट कम करे तो जो इन्वेस्टर हैं उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट घटेगा, उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट घटेगा तो वो आपसे पल्ला झाड़ेंगे और ऐसी कंपनीज को टारगेट करेंगे, चुनेंगे जहां पर उनके रिटर्न सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इस बार आपके इन्वेस्टर गुस्सा हो गए। तो घूम फिर के ना तो आप इस पॉइंट को हर्ट कर सकते हैं और ना इसको हर्ट कर सकते हैं। तो अब आपके हाथ में अगर ये कॉस्ट है और आपको ये कॉस्ट चाहिए और अगर आप ये अचीव नहीं कर पाए तो आप एक दिन गड्ढे में जाने वाले हैं, आपकी कंपनी बंद होगी, ये तय है। तो अब आज के सिनेरियो में किसी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवलेंस और ग्रोथ के लिए अगर कोई कंपोनेंट, अगर कोई फैक्टर जिम्मेदार है तो वो सिर्फ कॉस्टिंग है। तो सरकार, अब हम शायद समझ चुके हैं कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना महत्वपूर्ण आज के समय में हो गया है। क्योंकि आज अगर आपको सरवाइव करना है, जिंदा रहना है, तो आपको सिर्फ एक यही तो फैक्टर बचा है जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस पे काम नहीं कर पाए और आपकी कॉस्ट ऐसी कोई आई तो या तो ये खराब होगा या ये खराब होगा, और ये जब खराब होंगे तो वो आपको जीने नहीं देंगे, आपको निपटा डालेंगे। तो फिर अब आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट समय है उसमें ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली सर्वाइव विथ कॉस्ट कंट्रोल, और दूसरा अगर वो ग्रो करना चाहता है तो उसको कॉस्ट रिडक्शन पे काम करना पड़ेगा। इफ समवन आस्क यू कि व्हाई कॉस्ट अकाउंटिंग, मैं कॉस्ट क्यों पढ़ रहा हूं, तो उसको सिर्फ 2 शब्द बोलना है, एक कॉस्ट कंट्रोल और दूसरा कॉस्ट रिडक्शन। बाकी सब मोहमाया मिथ्या है, थियरी है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। वो मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, एक बार लाइन पढ़ूंगा और सब बता दूंगा कि ये होता है। लेकिन जो रियल ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने का है वो सिर्फ एक है, एंड दैट इज टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट। क्योंकि अब अगर आपको जीवित रहना है तो आपको अपनी कॉस्ट ये मेंटेन करना पड़ेगी, और अगर आपको जीवित रहने के अलावा आगे बढ़ना है तो आपको नए नए इनोवेशन करने पड़ेंगे, अपनी कॉस्ट में और कमी लाना पड़ेगी विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी एंड यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपने ये कर लिया तो आप जीवित रहेंगे। तो मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग को एक नए डायमेंशन से समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको बुक के हिसाब से नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के हिसाब से पढ़ाऊंगा। क्योंकि रियली आप जब सीए बन के ये सारी बातें ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे तब समझ में आएगा कि आप रियल सेंस में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप किताब पढ़ के सीए नहीं बने हैं, आप अप्लाई करके, सीख के, समझ के, अप्लाई करके सीए बने हैं, और अब आप कंपनी के लिए एक एसेट हैं। अदरवाइज यू विल बिकम अ लाइबिलिटी। अगर किताब पढ़ के कॉस्टिंग को सिर्फ किताबों में रख के अगर सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा, कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कंपनी का अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी सब तो बाद में आएंगे,
पहले कंपनी को जीवित रहना पड़ेगा, और जीवित रहने के लिए आज उसे अपनी कॉस्ट के साथ सर्वाइव करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट के अलावा बाकी ये 2 फैक्टर अब उसके हाथ में, अब उसके कंट्रोल में नहीं रहे। तो अगर कोई चीज उसके कंट्रोल में है जिस पे वो काम कर सकता है तो वो है सिर्फ कॉस्टिंग। तो हम अब अगले लेक्चर में मिलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस बड़े टारगेट को एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे अचीव करता है, कैसे वो काम करेगा ताकि वो अपनी कॉस्टिंग को कम कर सके या कॉस्टिंग को कंट्रोल कर सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से इस लेक्चर में अभी विदा ले रहा हूं, लेकिन नए लेक्चर के साथ जब आऊंगा तो कुछ और ब्रेनस्टॉर्मिंग बातें करेंगे। यानी मैं आपको बिल्कुल कॉस्टिंग में बोर नहीं होने दूंगा, एक बात, और दूसरी बात, कॉस्टिंग को जिस नजरिए से मुझे देखना है, आपको देखना है, वो नजरिया डेवलप करूंगा। क्योंकि वो नजरिया जिस दिन डेवलप हो गया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, उस दिन कॉस्टिंग से आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी, कॉस्टिंग से आपको प्यार हो जाएगा। और हम चाहते ही वही हैं कि आपको सब्जेक्ट से प्यार हो, सिर्फ पास करना उद्देश्य नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर। रीच इनको चाहिए रीच, प्लीज 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 सामने करते प्लीज, बीट 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 इनको करूंगा बीट।